तो ठीक, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, क्यूब की प्रॉपर्टीज। जैसे एक क्यूब हमने बना दिया है, ठीक है। अब देखो इधर समझो, इसकी एज लेंथ हम बता रहे हैं। अगर एक इसकी हम एज लेंथ लिख देंगे, जो ए है तो इसका एज लेंथ है, ठीक। तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा बता सकते हो? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा? ए क्यूब, ठीक। अच्छा, अगर हम पूछें लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, बता सकते हो कितना होगा? ये जैसे मान लो यहाँ इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को मिला दें, एक बॉडी डायगोनल बीचों बीच क्यूब में डालें। जैसे इस वाले कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर मिला दें इधर नीचे वाला, तो ये जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा? ए स्क्वायर नहीं आता है बालक, ये आता है a√3 आता है, a√3। अगर हम लिखें लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, फेस डायगोनल की लेंथ की बात करें, इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर को मिला दें, ठीक है, a√2 होता है, ठीक, a√2 होता है। ये नोट करो, फिर इस पर बेस्ड अभी हम और कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लो कैलकुलेशन इन अ यूनिट सेल। कैलकुलेशन इन अ यूनिट सेल, कैलकुलेशन इन अ यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल, कैलकुलेशन इन अ यूनिट, किसी एक यूनिट सेल में, किसी भी यूनिट सेल में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। पहला हेडिंग डालो कैलकुलेशन इन सिंपल क्यूबिक सेल, कैलकुलेशन इन सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। तो सिंपल क्यूबिक सेल में लेटिस पॉइंट क्या होते हैं बता सकते हो मुझे? क्या होते हैं? लेटिस पॉइंट जो होते हैं वो आप कॉर्नर्स होते हैं। रैंक कितनी होती है सिंपल क्यूबिक सेल की? अबे एक होता है, 1/8 नहीं, 1 होता है, रैंक 1 आता है, ठीक है। देखो इधर 1, रैंक 1 कैसे हो गया? रैंक का फार्मूला बताओगे? फार्मूला बताओगे रैंक का? हाँ, इंटू नहीं, आइटम्स एट कॉर्नर सेंटर, कॉर्नर पे कितने आइटम्स हैं? तो कॉर्नर पे 1/8 1/8 1/8 सभी पे रहते हैं, इसलिए 1/8 इसलिए रहते हैं बालक, अगर इस कॉर्नर को तुम्हें ढकना है, मान लो इस कॉर्नर को ढकना है, तो तुम्हें ऐसे 8 क्यूब रखने पड़ेंगे। कैसे फिर से गिना दे तुमको, कल भी गिनाए थे, आज भी गिना रहे हैं। एक क्यूब है, सी
सेम ऐसा ही क्यूब बगल में रख दें, रख दें, 2 क्यूब हो गए। जैसे ये 2 क्यूब हैं, ऐसे 2 क्यूब इसके पीछे रख दें, दोनों के पीछे, 4 हो गए। तो ये वाला कॉर्नर जो होगा ये चारों क्यूब में कॉमन रहेगा। अगर कोई स्फेरिकल आइटम रहेगा वो चारों में पाया जाएगा। अब इन चारों के ऊपर 4 और रख दें तो 8 क्यूब हो जाएंगे। तो ये वाला आइटम 8 में कॉमन रहेगा। आ गया, आप ठीक है। रैंक का फॉर्मूला हमें लगा घर जाके पढ़ते नहीं हो। रैंक का फॉर्मूला होता है Z = 1/8 इंटू नंबर ऑफ आइटम्स एट कॉर्नर। पूरा फॉर्मूला शुरू से देखो, कल ही तो लिखाए हैं। ठीक है, चलो चलो ठीक है, इधर आ जाओ। अब इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। पहला हेडिंग डालो इसमें कैलकुलेशन का, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस, relation between atomic radius and edge length, atomic radius और edge length में relation, ठीक है, relation between atomic radius and edge length। ठीक है, अब देखो सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है कि एक आइटम इस कॉर्नर पे है, एक आइटम इस कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे आइटम रखे हुए हैं। ठीक है, तो अगर तुमको हम दिखाएं इस तरह से, एक फेस तुम्हें दिखा रहे हैं, तुम्हें एक आइटम इस कॉर्नर पे मिलेगा और एक आइटम इस कॉर्नर पे मिलेगा नहीं? इसको थोड़ा गोल बना लें। इस तरह से 2 आइटम कॉर्नर पे रखे रहेंगे। एक बड़ा सा आइटम देखो दिख रहा है इस कॉर्नर पे, एक बड़ा सा आइटम इस कॉर्नर पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये जो पूरी लेंथ होगी ये किसके बराबर होगी? ये लेंथ किसके बराबर होगी? एज लेंथ के बराबर होगी, जो किसके बराबर है? 1 r और 2 r के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a बराबर है 2 r के। तो r किसके बराबर होगा? a/2 के। ये रेडियस है और ये एज लेंथ में रिलेशन है। नोट कर लो सिंपल क्यूबिक सेल में। अगले ही कैलकुलेशन डालो पैकिंग फ्रैक्शन। हाँ, पैकिंग फ्रैक्शन है, इधर लिख रहा हूं मैं। पैकिंग फ्रैक्शन, हाँ वाला पैकिंग फ्रैक्शन, या इसे पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी समझना इसको। देखो एक स्फीयर इस कॉर्नर पे है, एक स्फीयर इस कॉर्नर पे, सभी कॉर्नर पे एक एक स्फीयर रखे हैं। क्या इस क्यूब का वॉल्यूम 100% ऑक्यूपाई हो जाएगा कि खाली रहेगा? 100%। कोई जगह नहीं बचेगा क्यूब में? जगह बचेगा ना। देखो एक चीज बता दें, स्फीयर का जब भी आप अरेंजमेंट करेंगे कहीं भी, तो 100% स्पेस ऑक्यूपाई कभी नहीं होता है उसमें, हो ही नहीं सकता। स्पेस हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो स्पेस खाली जरूर जाता है।
तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ही यही है कि सिंपल क्यूबिक सेल में एटम्स यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर पाते हैं और कितना वॉल्यूम खाली चला जाता है। पैकिंग फ्रैक्शन का ये मतलब है। जैसे मान लो 100% में से 50% ऑक्युपाई हो जाता है तो पैकिंग फ्रैक्शन हम कितना बोलेंगे, 50%। वैसे सिंपल क्यूबिक सेल का जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो 52.4% के आसपास आता है। हम 52% राउंड फिगर बता देते हैं। फिर जो सिंपल क्यूबिक सेल का पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो सिर्फ 52% होता है, 52% होता है। 48% स्पेस उसमें खाली जाता है। अब ये कैसे निकाल सकते हैं हम देखते हैं। तो हम क्या करें, अगर हम एटम्स का वॉल्यूम निकाल लें और इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लें, उनको कंपेयर कर लें तो हम पता कर लेंगे, फ्रैक्शन कर लेंगे ना। चलो निकालते हैं। हम लिख रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू, हाँ, वॉल्यूम ऑफ एटम। अच्छा, सिंपल क्यूबिक सेल में इफेक्टिव एटम्स कितने हैं? इफेक्टिव एटम रैंक क्या बताया था कल? 1। तो रैंक होता क्या है? तो मैं ही तो पूछ रहा हूँ, इफेक्टिव एटम कितने होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल में इफेक्टिव एटम एक ही होता है, 1 होता है। वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम, या सीधे लिख दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। एक एटम का वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और कोई भी यूनिट सेल हो उसका वॉल्यूम ए क्यूब रहता है हमेशा। अच्छा, एटम को अगर हम स्क्वायर मान के चल रहे हैं तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। डिवाइड बाई किससे करेंगे? ए क्यूब से। यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब होता है। अभी तुमने बोला था क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब होता है। तो ये क्यूबिक सेल ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पे जो आर होता है वो किसके बराबर होता है? a/2 के बराबर होता है आर a/2 के बराबर। तो यहाँ पे आर की जगह पे हम कौन रख देंगे? a/2 रख देंगे। ठीक है, 4/3 इंटू पाई इंटू आर a/2 का क्या कर दे रहे हैं? क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो ए क्यूब और ए क्यूब कट जाएगा। बाकी सारी तो वैल्यू है ना, 4, 3, पाई 2 का क्यूब, सब वैल्यू है ए छोड़कर, और ए कट जाए तो सारा वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं अब तो हम। ठीक, तो जब सॉल्व करते हैं तो जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो 0.52 आता है, समथिंग आता है 0.2। और इसको हम लिख सकते हैं परसेंट में 52%। 0.52 फ्रैक्शन है, तो अगर उसको परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर लेंगे 52%। सिंपल क्यूबिक सेल का ये क्या आया था आपका? पैकिंग फ्रैक्शन। बाकी का स्पेस क्या हो जाएगा? खाली जाएगा। इंटरस्टिशियल स्पेस या वैकेंट स्पेस या वॉइड्स के नाम से हम लोग जानते हैं, वो हो जाएगा 48%। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके नाम से जानते हैं जो खाली जाएगा, वैकेंट स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड। क्या हुआ? हाँ, अरे सुना है क्या? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, पढ़ोगे आगे। इसका भी एक टॉपिक है इसी चैप्टर में, जो खाली स्पेस है उसका भी टॉपिक है इस चैप्टर में।
ठीक है, अगली हेडिंग डाल लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के क्या मतलब होता है बताते हैं। एक एटम जितने नियरेस्ट एटम को टच कर रहा होता है किसी भी यूनिट सेल में, उसे हम क्या बोलेंगे, उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है जस्ट टचिंग नेबरिंग एटम। जो पड़ोस के आसपास के एटम्स किसी एटम को टच कर रहे होते हैं तो उन एटम्स की संख्या को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक कॉर्नर पे आइटम रखा है, देखो इमेजिन करो, दिख रहा है पक्का? नहीं दिख रहा, इधर देख लो, दिख रहा है यहाँ पे? ठीक, अब देखना ये आइटम इस वाले कॉर्नर आइटम को टच करेगा, करेगा, एक को टच किया, जैसे इधर टच करा ऐसे पीछे वाले क्यूब से भी टच करेगा, क्योंकि क्यूब बहुत सारे हैं, देख लो, जैसे इधर टच कर रहा है ऐसे पीछे वाले क्यूब को टच करेगा। कितने को? 2 को टच कर रहा है। नीचे वाले में आ जाओ, 3 को टच कर रहा है, जैसे नीचे वाले में टच कर रहा है तो ऊपर वाले में भी टच करेगा, 4 हो गए। अच्छा, इधर वाले में टच कर रहा है 5, तो ऐसे इधर वाले कर रहा है तो उधर वाले को भी करेगा 6। और कोई बचा? 6 आइटम्स को ये टच करेगा। अब ये बात इसे नहीं समझ में आई? नहीं आई ना? पक्का? ना ही तो बता दो, मजा नहीं ले रहा हूँ। हाँ, एक इधर टच करेगा, हाँ, एक इस साइड, हाँ, एक यहाँ नीचे, हाँ, एक इधर, इसको ऊपर करना। ठीक, सही बात, बिल्कुल सही। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक सेल में ऐसा होता है कि एक आइटम 6 आइटम को टच कर रहा होता है, इसलिए सिंपल क्यूबिक सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में लिख दो बस 6, लिख देना इन सिंपल क्यूबिक सेल कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, अब बात करें डेंसिटी की। अगला कैलकुलेशन है डेंसिटी। किसी भी यूनिट सेल का अगर तुम्हें डेंसिटी निकालना है तो तुम्हें उस यूनिट सेल का मास पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? उस यूनिट सेल का वॉल्यूम पता होना चाहिए। और डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यूनिट सेल का हमें डेंसिटी जानना है तो उसका मास और वॉल्यूम। अच्छा, किसी भी यूनिट सेल में मास कहाँ से आता है? आइटम से आता है। जो उसमें आइटम्स होते हैं वहां से मास आएगा। तो जितना आइटम का मास होगा वही मास क्या हो जाएगा? यूनिट सेल का मास हो जाएगा। ठीक, तो यूनिट सेल से मास आएगा। यूनिट सेल में आइटम्स रखे हैं, हाँ, तो उन आइटम्स का मास ही उस यूनिट सेल का मास रहेगा, क्योंकि यूनिट सेल में आइटम को छोड़कर और क्या है बताओ? वैकेंट स्पेस की है। वैकेंट स्पेस का मास क्या होता है? वैकेंट स्पेस का मास क्या होगा? खाली जगह, उसका कोई मास होता है क्या? कोई मास नहीं होता बालक। मास तो किसी पार्टिकल से ही आएगा ना। और यूनिट सेल में पार्टिकल कौन होते हैं? एटम्स होते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है ना? तो जो एटम का मास होगा वही मास क्या हो जाएगा? यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में अगर हमें एटम्स बताना है तो इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं? 1 होता है इफेक्टिव एटम। इफेक्टिव एटम्स 1 है तो यूनिट सेल का मास भी हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम। और वॉल्यूम तो हमें पता ही है, ए क्यूब हमेशा होता है। ठीक है, तो डेंसिटी अगर निकालना है तो हम लिखेंगे डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल में एक एटम का मास भी यूनिट सेल के मास के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ 1 एटम डिवाइड बाई ए क्यूब। यूनिट सेल का वैल्यू ए क्यूब होता है। अब एक एटम का मास कितना होता है बोलो?
एक आइटम का मास कितना होता है? एक आइटम का मास बताओ क्या होता है? एक आइटम का मास 1.9 1.6 कहाँ, मैं कहाँ लिखा है? चलो देखो इधर, लिखो मत, देखो इधर। एक आइटम का मास, जैसे एग्जांपल ले लें सोडियम आइटम का मास, ठीक है। हमारे पास एक सोडियम आइटम, एक सिंगल छोटा सा सोडियम आइटम, तो एक सिंपल एक एक मतलब ओनली वन आइटम, ठीक है, छोटा सा एक आइटम, तो उसका जो मास होता है ना वो 23 AMU होता है, ठीक। और यहाँ डेंसिटी हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखना होता है, तो ये AMU में रखने से होगा क्या? नहीं, हमको किस में रखना होगा? ग्राम में। अब AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना आता है? नहीं। एक AMU कितने ग्राम होता है बोलो? हाँ, अबे ये ग्राम नहीं, 1.63 माइनस का 24 ग्राम होता है, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6.022 10⁻23 ग्राम। हाँ, तो एक AMU 1/Avogadro नंबर के बराबर होता है ग्राम में, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या करें, ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको 23 × 1/Na कर दें, तो ये किस में आ जाएगा? ग्राम में। तो ये जो आया है वो एक आइटम का मास आया है, सोडियम के एक आइटम का मास ग्राम में, समझ रहे हो? 23 को किससे डिवाइड कर दें? 6.022 से, 10⁻23 से डिवाइड कर दें, तब ये एक आइटम का मास आ जाएगा, सोडियम के एक सिंगल आइटम का मास ग्राम में। भाई सिंगल आइटम बहुत छोटा होगा, उसका मास भी तो बहुत कम आएगा, बहुत कम आ रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी तुम्हें किसी भी एक आइटम का मास चाहिए तो एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर कर देंगे, तो उस एक आइटम का मास किस में मिल जाएगा? आपको ग्राम में मिल जाएगा। ये बात समझ में आई है? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ वन आइटम, लिखेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अपॉन Na, Na का मतलब है एवोगाड्रो नंबर, इनटू क्या करोगे? A क्यूब, तो ये आ जाएगा तुम्हारा डेंसिटी सिंपल क्यूबिक सेल का। और ये डेंसिटी किस में है तुम्हारा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, अगर एज लेंथ को तुम सेंटीमीटर में रखे हो तो, ठीक है। मास तो हमने ग्राम में रख लिया, अगर इसको हमने सेंटीमीटर में रखा तो ये आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। नोट करो इसको। वो सब नहीं लिखना है, वो सब समझाए हैं खाली तुम्हें, लिख लिए तो याद रखना तुम, वो तो ऐसे समझाए थे तुम्हें। हाँ हाँ, मूल कॉन्सेप्ट का ही पोर्शन है, पढ़े हो तुम लोग? लिख, क्या हुआ? हटा दें? तो इधर लिख रहे हो क्या? अभी तो तीनों का पढ़ेंगे और क्या, ये तो सब
अभी पढ़ रहे हैं, देखना क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अगला को हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन इन बॉडी सेंटर्ड, कैलकुलेशन इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, कैलकुलेशन इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कैलकुलेशन। तो इसमें लेटिस पॉइंट बताओगे कितना होता है? लेटिस पॉइंट सॉरी कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर। ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा, इस बार खूब में चीजें पूछेगा, मेरे वेतन में आ रहा है। अभी थोड़ा पढ़ो तो, कितने दिन पढ़े हो अभी? आज तीसरा दिन। तब फिर चैप्टर 1 खत्म तो होने दो कम से कम। तुमको सब एक ही दिन में पता चल जाएगा कैसे पूछेगा, क्या आएगा, क्या होगा। हाँ, पढ़ोगे नहीं। पहले कोई भी काम करते हैं तो दिमाग में पहले क्या होना चाहिए? डाटा होना चाहिए उससे रिलेटेड, तब तुम काम कर पाओगे ना। अगर कंप्यूटर में डाटा नहीं होगा कोई भी काम कर पाओगे तुम? तो तुम्हारे अंदर अभी हम डाटा फीड कर रहे हैं, ठीक है। जब ये डाटा फीड हो जाएगा ना, तब इसका एप्लीकेशन डालेंगे हम फिर। तो डाटा तो पहले फीड कर लो ना। अब डाटा ये एक तरफ इरेज मत कर देना, इरेज कर दोगे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा फिर। हाँ, कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर इसका लेटेस्ट पॉइंट होगा। रैंक कितनी होगी बताओगे मुझे? रैंक 2 रैंक होती है बालक, ठीक है। हाँ, अब पहली हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ। एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ में रिलेशन, ठीक। समझिए इसको, देखो इधर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कॉर्नर पे देखो एक आइटम रखा है बॉडी सेंटर में, एक बॉडी सेंटर में भी रखा होता है यहाँ पे, और एक उस कॉर्नर पे रखा नीचे वाले पे। 3 आइटम तुम देखो, नीचे कॉर्नर पे, एक बॉडी सेंटर पे, और एक ऊपर कॉर्नर पे, ठीक है। चलो दिखाते हैं तुमको। एक आइटम यहाँ रख दिया हमने कॉर्नर पे, एक आइटम हमने इस कॉर्नर पे रख दिया, और एक आइटम हमने बॉडी सेंटर पे रख दिया। इस तरह से दिख रहा है। इस तरह से 3 आइटम दिखेंगे तुम्हें। एक देखो इस वाले कॉर्नर पे, और ये उधर नीचे वाले कॉर्नर पे, और ये वाला आइटम कहाँ है? बॉडी सेंटर पे। और हम ये जानते हैं बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है। ये लेंथ कितनी होती है? ये लेंथ जो होती है, ये होती A√3 होती है बॉडी डायगोनल की लेंथ। अभी लिखा थे A√3, और ये किसके बराबर है देखना। एक R यहाँ पे है, 2 R यहाँ पे हैं, और एक R यहाँ पे। कितने R के बराबर है? 4 R के बराबर है। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? A√3 डिवाइड बाई 4। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं आएगा। ये R, ये बताओ, ये आइटम है तो इसका R ही तो होगा यहाँ। 2R ये पूरा आइटम है ना, पूरा आइटम है ना। पूरा आइटम का डायमीटर कितना होता है? 2R, ठीक है ना। नोट करो।
ठीक है, अगले हेडिंग डाल लो पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग बताया था इसमें सभी। वो तो सिंपल क्यूबिक सेल में बताए थे। अब इसका है दो बॉडी। अब बॉडी सेंटर का बताएंगे, फिर फेस सेंटर का बताएंगे। पैकिंग फ्रैक्शन आज पढ़ने में मन नहीं लगता। रात में सोए नहीं थे क्या? और सोने का पूरा नींद लेता हूँ। पूरा नींद 9 घंटा। हाँ 9 घंटे, ये तो ज्यादा हो गया, पूरा थोड़ी ना हुआ है। एक बात बताएं, ज्यादा नींद लेने से भी आलस्य आता है, कम नींद लेने से भी आलस्य आता है, इसलिए ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए, कम भी नहीं लेना चाहिए। हाँ देखो, जितना जो सेट कर लेता उसका हो जाता है। तुम 10 घंटा सेट कर लोगे तो तुम्हें 10 घंटा चाहिए, फिर ये फिक्स नहीं होता है। हाँ तो वो जितना सेट कर लोगे उतना हो जाएगा, तो उसको धीरे धीरे घटा लो, ठीक है। 9 घंटा ज्यादा है, ठीक है। 9 घंटा सोओगे तुम? अरे बालक, डॉक्टर बनने वाले हो तुम, डॉक्टर आदमी 9 घंटा नहीं सो पाता है बालक, कभी जीवन में समय नहीं मिलेगा अगर डॉक्टर बनोगे तुम, ठीक। अच्छे डॉक्टर बनोगे तो नहीं मक्खी मारते बैठे हुए तो सो लेना 9 घंटे, फिर तुम्हारे क्लिनिक के बाहर घास उगा होगा पूरा। चलो ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया था पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, बोलो बोलो। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम तो तब करते थे जब सिंपल क्यूबिक सेल थी, आप कितने एटम्स करोगे? 2 एटम्स, क्योंकि इसमें इफेक्टिव एटम्स 2 हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स। ना वाला वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलो बताते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स, तो लिखोगे 2 × 4/3 पाई आर क्यूब लिखोगे। हाँ बोलो, अपॉन में क्या करोगे? ए क्यूब करोगे, ठीक। अब एक चीज समझो, आर इक्वल टू तुम जानते हो कितना होता है? a√3/4। इसके वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन बन जाएगा तुम्हारा 2 × 4/3 पाई आर की वैल्यू a√3/4 का क्यूब कर दे रहे हैं, ठीक है। अपॉन में ए क्यूब कट जाएगा, बाकी सारी वैल्यू है। तो जब वैल्यू तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.68 आएगा। इसको परसेंट में बताएंगे तो 68% हो जाएगा ये। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई होगा, जाहिर सी बात, एक एटम कहाँ आ गया? बीचों बीच में आ गया, तो सिंपल क्यूबिक के कंपेयर में ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई होगा इसमें, तो इसलिए 68% आता है। गुड मॉर्निंग। कभी आप हम लोग के गांव की तरफ आते हैं? नहीं वाला, घूम के भी नहीं, सब घर का है। मेरा घर बहुत दूर है, चंद्रमा पे है मेरा घर। चंद्रमा? हाँ, कहाँ होता है? चांद पे, पृथ्वी का उपग्रह। कैसे आते हैं चंद्रमा? हेलीकॉप्टर। क्या बात कर रहे हैं? एलियन है ना हम तो आ जाते हैं ऐसे ही। 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर कोई बॉल को फेंका जाता है वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर कूदेगा। हाँ, मैं आपको स्टेशन में फेंक सकता हूँ? तुम नहीं फेंक सकते, मैं तो एलियन हूँ, मैं जा सकता हूँ ना, मैं तो एलियन हूँ। हटा दे। हाँ। अगला
हेडिंग डालो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हें दिखाते हैं। ये जो एटम बॉडी सेंटर पे रखा है इसको देखो, इस कॉर्नर वाले को टच करेगा, एक आइटम को टच कर रहा है, इधर नीचे वाले को टच कर रहा है, दो, सभी कॉर्नर्स को टच करेगा। कितने आइटम्स को टच कर रहा है फिर? अरे 8 कॉर्नर कितने हैं? 8 है ना, सभी कॉर्नर्स को टच करेगा। ये जो बॉडी, हाँ 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 हाँ, नीचे रखा है, हाँ इधर नीचे है, इधर नीचे है, हाँ। अरे 8 कॉर्नर हैं। अच्छा एक बात और, यहाँ सेंटर पे अगर इस कॉर्नर को टच कर रहा है तो इस कॉर्नर से कोई दुश्मनी है क्या? सभी कॉर्नर से सेम होंगे ना। अरे 9 कैसे हो जाएंगे? एक तो ये खुद है, इसको कितने और टच कर रहे हैं? 8 लोग टच कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अबे गिन क्या रहे हो? एक बात बताओ, इसको मत देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है किसी भी आइटम को जितने नेबरिंग टच कर रहे होते हैं तो उसको छोड़ के ना गिनोगे कि उसको भी गिन लोगे? वो अपने आप को कोई टच करता है क्या? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखोगे? इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, लिख लीजिए। उसके बाद हेडिंग डाल देना डेंसिटी। डेंसिटी, हाँ हाँ, तुमको एक बात बताएं, इंसान को लगता है कि साइंस बहुत बड़ी चीज है, बहुत आगे निकल गया है। साइंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइंस कुछ भी नहीं है, उसमें केमिस्ट्री तो और कुछ भी नहीं। फिर तुमको पता होगा अपने यहाँ पूरे पूरे प्लेन गायब हो गए, पता होगा मलेशिया वाला एक विमान गायब हो गया, आज तक पता चला कहाँ गया? कहेगा साइंस, फिर कहाँ गया साइंस तुम्हारा? ऐसे हवा में कोई हाथ, बिना हाथ पैर की बातें हो रही है ना, उसका कोई। अब हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, ब्लैक होल नहीं बताएंगे, ठीक है तुमको। तो हम तुमको बताना चाह रहे हैं, तुम जो कह रहे हो सेक्शन हटा देनी चाहिए। बालक साइंस क्या है? कुछ भी नहीं है। तुमको लगता होगा साइंस बहुत कुछ है, साइंस की दम पे इंसान ये कर सकता है, वो कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अभी इंसान इतना सा है, बिल्कुल इतना सा है, कुछ कर नहीं सकता है। प्लेन पूरा गायब होगा, पता नहीं कर पाया किधर गया, कहाँ गया। काहे का साइंस तुम्हारा? पता नहीं कितने जहाज गायब हो गए समुद्र के अंदर, आज तक देख पता नहीं लगा कहाँ गया, कहाँ नहीं है भी कि नहीं है, गया कहाँ ये तक नहीं पता चला। काहे का साइंस? हाँ, तब ऐसा नहीं तो साइंस बहुत, हाँ ठीक है। तो साइंस क्या है? कुछ भी नहीं है बालक। चलो ठीक है, पढ़ कह रहे हैं, पढ़ेंगे तो है ही। चलो देखो इधर डेंसिटी, देखो इधर डेंसिटी की बात करते हैं। देखो अभी किसी भी क्षेत्र का ज्ञान कभी भी परिपूर्ण नहीं होता है, अभी हम लोग निरंतर उसमें आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है हमारे तुम्हारे बाद जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो सही से पढ़ पाएंगी अभी, और हमसे तुमसे पहले 100-200 साल पहले लोग इतना भी नहीं पढ़ पा रहे थे, वो तो और कम पढ़ रहे थे, मतलब और उल्टा सीधा पढ़ रहे थे। पता होगा थॉमस का एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे, तो और उल्टा सीधा चीजें पढ़ रहे थे वो तो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, खोजें होती गई, और ये चलता रहता है, प्रगति का नियम है लगातार। तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों से बढ़िया व्यवस्थित तरीके से पढ़ेगी। अभी हम लोग इस पीढ़ी में हैं तो सही उसी हिसाब से पढ़ेंगे, अगले जन्म में तुम और बढ़िया पढ़ पाओगे। पीरियोडिक टेबल में कोई दोष नहीं मिलेगा, अभी कुछ दोष हैं उसमें, ठीक है, तो अगले जन्म में देखना। चलो ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो इसमें डेंसिटी निकालने के लिए क्या करोगे? बोलो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और मास किसका रखोगे? यूनिट सेल का, मास ऑफ यूनिट सेल।
डिवाइड बाई, बोलो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, तो यूनिट सेल का मास, कितने एटम्स हैं इसमें इफेक्टिव? इसमें ये दो इफेक्टिव एटम्स हैं, तो मास भी 2 एटम का रखा जाएगा, मास ऑफ 2 एटम्स। डिवाइड बाई ए क्यूब, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा? डेंसिटी के बराबर आएगा। अच्छा, एक एटम का मास अभी तुमने बताया था एटॉमिक मास अपॉन Na के बराबर होता है। तो 2 एटम का मास कितना होगा? 2 इंटू एटॉमिक मास अपॉन में क्या लिखोगे? 6.03277 बड़ा मेहनती बच्चा है ये। ये किस में आएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। नोट कर लो डेंसिटी। इसके बाद एफसीसी का कैलकुलेशन तुम अपने आप कर सकते हो क्या? सेम पैटर्न जैसा अभी तक 2 में किया है, तीसरा तुम अपने आप कर सकते हो क्या? ट्राई करो, अच्छा देखते हैं। या ना मानो तो मत करो, मैं ही करता हूँ, गलत गलत करोगे तुम लोग। सर आप इसको कर दीजिए, एक फोन कॉल दे दीजिएगा। तो हम तो कर ही दिए हैं, तो जाने दीजिए, हम तो 2 कर दिए हैं। हम लोग को होमवर्क दे दीजिए। नहीं, होमवर्क नहीं रहेंगे, आज करेंगे, अभी करेंगे। होमवर्क कर देंगे तो अभी उस पर क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? क्वेश्चन करना है क्या? काहे नहीं करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ बॉडी, कैलकुलेशन ऑफ फेस सेंटर, कैलकुलेशन इन फेस सेंटर क्यूबिक सेल, कैलकुलेशन इन फेस सेंटर क्यूबिक सेल। कितना नहीं रहता है? तुम बताओ, मैं क्यों कहूं? 3 नहीं रहता है, पढ़ते ही नहीं हो घर जाके तुम लोग। और कॉर्नर पे रहता है और फेस पे, कभी फेस पे होते हैं 4, कभी फेस पे 6 होते हैं, ये 6 फेस और 8 कॉर्नर। ठीक है, तो कैलकुलेशन इन एफसीसी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लैटिस पॉइंट कर देते हैं हम ही, फिर क्वेश्चन करते हैं। ओनली कॉर्नर्स होंगे एंड ऑल फेस सेंटर। रैंक कितना होता है बोलो? 4 आता है रैंक एफसीसी पर। तो पहला हमारा हेडिंग है रिलेशन, क्या लिखा है? जेड से डिनोट करते हैं। कल ही तो पढ़ाए हैं, तुम लोग कैसे बताते हो हम घर से पढ़ के आए हैं? कल की बात अगर तुम्हें नहीं याद है तो हम कैसे मान लें तुम घर से पढ़ के आए हो? बताओ, 24 घंटे भी तुम्हारे बात याद नहीं रहती है। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ, ठीक है। समझो कैसे बताएंगे इसको। तुमको एक फेस दिखा रहे हैं, चलो यही फेस दिखाते हैं तुम्हें, ये वाला फेस देखो। एक आइटम इस कॉर्नर पे दिख रहा है तुम्हें, एक इस फेस के सेंटर पे दिख रहा है और एक इस कॉर्नर पे दिख रहा है। और इसी फेस को हम ऐसे दिखा देते हैं, एक ये एटम से, एक ये एटम से और एक ये सेंटर में वो एटम। और ये लेंथ कितनी होती है? फेस डायगोनल लेंथ कितनी होती है? ये √2 होती है ये लेंथ। और ये किसके बराबर है? 4r के बराबर है, 2r और ये r, 4r के बराबर होगी 4r। तो r इक्वल टू क्या लिखोगे? a√2 डिवाइड बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a2 इंटू √2, ऐसे लिख सकते नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नोट करो।
ठीक है, हटा दें। अगली हेडिंग ऑन होगी इसमें, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, बताओ क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कितने आइटम, वॉल्यूम ऑफ 4 आइटम्स, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, चलिए 4 आइटम का वॉल्यूम कितना लिखेंगे, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, यही लिखोगे। किससे डिवाइड करोगे, एक क्यूब से डिवाइड कर देंगे। ठीक, आर की वैल्यू कितनी होती है इसमें हमें पता है, a√2 डिवाइड बाई 4। इसमें वैल्यू ये पुट कर देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू 4 × 4/3 पाई, आर की जगह पे वैल्यू रख दे रहे हैं a√2 डिवाइड बाई 4 का क्यूब कर दे रहे हैं, अपॉन में a क्यूब और a क्यूब कट जाएगा, और जो इसमें पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो आता है 0.74, या इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.74 को परसेंट में 74%। इसमें स्पेस 74% ऑक्युपाई हो जाता है। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो इधर फिर लिख लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो देखो कोशिश करते हैं समझने का कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पे देखो इस फेस पे एक एटम दिख रहा है, दिख रहा है, ये एटम इन चारों एटम से टच होगा, 4 हो गया ऐसे ही। ठीक, ये वाला जो एटम है इस फेस पे जो एटम रखा है इस फेस के सेंटर पे, इसको टच करेगा, करेगा। ठीक, 5 हो गए। अच्छा, अगर इस फेस को कर रहा है तो नीचे वाली फेस से दुश्मनी तो है नहीं, करेगा। इस फेस से भी करेगा, इस फेस से भी करेगा, करेगा। इधर अगर कर रहा है तो उधर वाले क्यूब में भी करे, पक्का। तो चलो गिन लेते हैं, इस सेंटर पे जो है वो 4 कॉर्नर को किया, 4 हो गया। इधर फेस कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लोगों टच कर, यहां वाले तो टच करने जाएगा नहीं। ठीक है, तो 4 इधर टच कर रहा है तो 4 उधर भी हो गए, 4 कॉर्नर, 4 इधर 4 उधर, कितने हो गए, 12 हो गए। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। अब इसको नहीं आया, इससे देखो इधर इस फेस पे सेंटर है, आइटम है, 4 कॉर्नर्स को टच हो रहा है। इस जहां पंखा लगा इस पे एक आइटम है, उसको भी टच कर रहा है, फेस सेंटर है ना, तो वहां तो होगा आइटम, उसका टच कर रहा है, नीचे वाले का भी टच होगा, इधर वाले का भी टच होगा। तो इधर एक क्यूब इस दूसरी साइड भी तो रखा है, तो अगर इधर वालों को टच कर रहा है तो उधर वालों को भी टच करेगा। जैसे इधर 4 फेस को टच कर रहा है ऐसे उधर वाले भी 5-4 फेस को टच करें। जैसे इधर 4 हो गया, हाँ, 3 एक इधर, हाँ, 5, हाँ, नीचे 6, हाँ, उधर 7, हाँ, इधर 8 हो गया। ठीक है, अब जैसा क्यूब इधर है ऐसा ही क्यूब इस दीवार के उस साइड भी तो है, तो अगर इधर टच कर रहा है तो अगर बिल्कुल सेम ऐसा ही है तो उधर से कोई दुश्मनी तो है नहीं, उधर भी करेगा। ठीक है, इसको नहीं आया। देखो इधर यहाँ जो सेंटर पे एटम है बड़ा सा, वो एटम इसके हाँ, हाँ, एक वहाँ टच करेगा, हाँ, एक वहाँ, हाँ, एक यहाँ, हाँ, एक यहाँ, 4 हो गया। ठीक, यहाँ बॉडी सेंटर है, यहाँ बॉडी सेंटर यहाँ पे है, यहाँ जहाँ तुम बैठे हो यहाँ पे कोई आइटम नहीं है। एफसीसी में यहाँ बॉडी सेंटर पे कोई आइटम होता है नहीं, तब फेस सेंटर पे है। तो ये जो आइटम बड़ा सा आइटम दिख रहा है ना, वो इस आइटम को टच कर रहा होता है। इधर वाला पहले जोड़ दिए थे ना, अरे वो तो कॉर्नर के जोड़े थे, अब ये फेस जोड़ रहे हैं बालक। कॉर्नर भी जोड़ना है, फेस भी जोड़ना है।
अरे तुम समझाना मैं, क्या नाम तुम्हारा? हाँ, इसको समझाना, ठीक है। ये मुझे पगलवा देगा। हाँ तो ठीक है, तुम हो ही पगले तो पगलाएगा ही। देखो वाला फिर से देखो, इस वाली फेस सेंटर को करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ।